कि अगर एक आधी लाइट जलानी है तो जला लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो ऐसे ज़्यादा ठीक है। अच्छा, अब हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए कि वेबसाइट्स कैसे काम कर रही हैं, फ्रंट एंड क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, सर्वर साइड क्या है, क्यों है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रहा है। आगे जाके हम लोग चीज़ें और डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम सारा काम कर रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि एक वेबसाइट बनती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कंप्यूटर चलता कैसे है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल, असेंबलर से असेंबली लैंग्वेज में लेके जा रहा है, फिर कंपाइलर से बाइनरी में लेके जा रहे हैं, और इसी तरह हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब हमारे पास वेबसाइट कैसे चलती है। वेबसाइट चलने के लिए भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई ना कोई टूल होगा, जिस टूल को यूज़ करके हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे तो नहीं, मतलब बहुत सारे टूल्स को मिला के एक वेबसाइट बनती है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक टूल है। अभी मेन 3 काम होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं। एक, कि वेबसाइट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बटन है, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, सो। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेबसाइट। मतलब अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक एक ईंट होगी। मुझे उस ईंट के ईंटों के साथ ही पूरी की पूरी बिल्डिंग बनानी। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक वेबसाइट के अंदर, वो हमें प्रोवाइड करती है एक HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML का काम क्या है कि वो हमें लीड, सॉरी, बिल्डिंग ब्लॉक जनरेट करके दे रही है एक वेबसाइट। मतलब मुझे हेडिंग लिखनी है तो वो HTML का सिंटैक्स यूज़ करते हुए लिखूंगा। फिर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो इसके थ्रू, एंड सो ऑन। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये हम लोग HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखेंगे। कोई लिंक लगाना है, कोई इमेज लगानी है, ये वो, सो ऑन। फिर जब मुझे उन एलिमेंट्स की स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग करने का क्या मतलब है, हेडिंग का कलर क्या होगा, स्ट्रेट होगी, इटैलिक होगी, बोल्ड होगी, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इमेज है तो इमेज राउंड होगी, स्क्वायर फॉर्मेट में होगी, पॉलीगॉन फॉर्मेट में होगी, रेक्टेंगल में होगी, पैरेललोग्राम में होगी, उसके कॉर्नर राउंड होंगे या शार्प होंगे, और भी जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं। और लेआउट्स, मतलब HTML का काम है कि भाई ये एक हेडिंग है, उस हेडिंग को हमने पूरे पेज में प्लेस कहाँ पर करना। मतलब कई जगह ऐसा होता है ना, कि जैसे मैं आपको अगर एक वेबसाइट दिखाता हूँ। अब इस वेबसाइट के यहाँ पर जो सेक्शन हमें नजर आ रहा है, 2 बटन है, एक टॉप राइट कॉर्नर हायर एस, और एक लेफ्ट बॉटम गेट फ्री कंसल्टेशन। अब बटन लगाया कैसे, वो हमने बटन का सिंटेक्स यूज किया HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो आएगा कहाँ पर, वो प्लेसमेंट हम लोगों ने देखी CSS के थ्रू। फिर उस बटन का कलर क्या हो, स्काई ब्लू कलर है, वो कलरिंग भी देखी CSS के थ्रू। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई इसके टेक्स्ट का कलर क्या होगा, वाइट, वो भी हम लोगों ने CSS के थ्रू देखा। फिर इसके टेक्स्ट का साइज क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, ये हायर होम अबाउट द सर्विस कॉन्टैक्ट, ये थोड़े से बड़े हैं, और हायर एस थोड़ा सा छोटा है, फॉन्ट साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है।
अब वो डिफरेंस कैसे है? वो डिफरेंस विद द यूज ऑफ CSS स्टाइलिंग है। फिर उसके बाद ये वाली जो हेडिंग आ रही है, आवर बिजनेस, आवर सॉरी ड्राइव अनस्टॉपेबल बिजनेस एंड सो ऑन, वो टॉप लेफ्ट पर आ रही है, ये सेंटर में आ रही है, ये कैसे आ रही है? फिर ये एलिमेंट्स आपस में अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं? ये 6 एलिमेंट हैं, अगर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा तो 4 हो गए, जूम इन कर रहा हूँ तो 2 2 हो गए। वो कैसे अरेंज कर रहे हैं? ये सारी की सारी स्टाइलिंग, ये स्टाइलिंग कैसे हो रही है? ये सारी की सारी CSS के थ्रू हो रही है। और जो हमें प्रोग्रामिंग या फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जो भी हम लोग डिस्कस करके थे थोड़ी देर पहले, सब्सक्राइब का बटन क्या कर रहा है, लाइक का बटन क्या कर रहा है, डेटाबेस में कोई डाटा साइन अप करना है, साइन इन करना है, लॉग इन करना है, सो ऑन, फॉरवर्ड पासवर्ड करना है, वो सारा का सारा काम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट। दिस इज द बेसिक टेक स्टैक ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट। यहाँ से हमारी वेबसाइट बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, बैक इन डेज ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड बिफोर 2008। क्यों? क्योंकि उस वक्त नोड जेएस अवेलेबल नहीं था और हम लोग टर्मिनल जावास्क्रिप्ट नहीं चला सकते। जावास्क्रिप्ट चलती थी तो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर, ये कंसोल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम लोग वो जावास्क्रिप्ट चला रहे। जावास्क्रिप्ट चल सकती थी ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर के बाहर। क्यों? क्योंकि जो नोड जेएस का कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का, यही कहते थे ना, नोड फाइल डॉट जेएस के इस फाइल को कंपाइल करो। वो जो नोड जेएस कंपाइलर है वो हम लोग सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, वो इंस्टॉलेबल सिचुएशन में मौजूद ही नहीं था कहीं पर। वो ब्राउजर इंस्टॉल करते थे, ब्राउजर के साथ बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर ही इंस्टॉल होता, क्योंकि उसका कंपाइलर बाहर मौजूद नहीं था, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो हम उसे ब्राउजर के बाहर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं यूज़ कर पा रहे। ये प्रॉब्लम थी हमारी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर नोड जेएस के सोल्यूशन के तौर पे, नोड जेएस के तौर पे निकाला कि भाई हम वो बनाएं। तो उसका मतलब है कि भाई फ्रंट एंड के ऊपर और साथ में बैक एंड के ऊपर भी ये यूज़ होने लगा। पहले बैक एंड पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही थी, PHP ये वो एंड सो ऑन। फिर डिफरेंट टूल्स आने लगे जो हमारे काम को आसान कर रहे हैं। आसान करने का क्या मतलब है कि भाई HTML को मज़ीद आसान क्या करना है, CSS को आसान क्या करना है, या JS को आसान क्या करना है। जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट को आसान करने का तो हमें पता लग गया कि भाई लाइब्रेरी पढ़ी है, इनपुट लेनी है इंक्वायरर पढ़, टर्मिनल स्टाइल करना है चाक पढ़। इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई लाइब्रेरीज यूज़ करना। जावास्क्रिप्ट का रॉ कोड ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो उस चीज़ को आसान करने के लिए एक टूल आया jQuery करके। ये क्या कर रहा था कि ये जो स्टाइलिंग वगैरह थी, स्टाइलिंग चेंज करनी थी या कोई काम था जावास्क्रिप्ट पे, उसने आसान कर दिया। मतलब jQuery के अंदर जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस बिल्ट इन थे, उन्होंने कस्टम फंक्शन बना के ना एक लाइब्रेरी बनाई jQuery के नाम से। कस्टम लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस बना दिए, जैसे हमने इंक्वायरर का एक फंक्शन पढ़ा डॉट प्रॉम्प्ट, वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, वो इंक्वायरर का फंक्शन है। इसी तरह jQuery के बहुत सारे फंक्शन थे जो हमारे काम को आसान कर देते। फिर नोड जेएस आ गया, क्लाइंट साइड सर्वर साइड चलने लगी चीज़ें सो ऑन। अच्छा, CSS को यूज़ करते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा किचकिच थी, हमें एक एक चीज़ खुद से स्टाइल करनी पड़ रही थी। एक एक चीज़ खुद से स्टाइल करने का मतलब कि ये बटन का एक्स एक्सिस पर, यानी कि लेफ्ट राइट कितना डिस्टेंस होगा और टॉप बॉटम कितना डिस्टेंस होगा। और फिर ये जो अब इनपुट है,
इस इनपुट की स्टाइलिंग करना कि इनपुट के कॉर्नर राउंड है, बॉर्डर होगा नहीं होगा, बैकग्राउंड कलर क्या है, साइड पर कलर देखें तो हल्का सा लाइट ग्रे सा शेड आ रहा है, तो क्या शेड होगा क्या नहीं शेड होगा एंड सो ये सारा हम देखेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक लाइब्रेरी आई हमारे पास बूटस्ट्रैप है। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, उसके बाद रीड द डॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन पर आ गए। अब इसको कैसे यूज़ करना है क्या यूज़ करना है हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे पास लेफ्ट साइड पर आ गया अकॉर्डियन, अलर्ट, ये वो एंड सॉन्ग। अब ये क्या है, मैंने जैसे बट जी जी हाँ मैं कर रहा हूँ, बटन के ऊपर क्लिक किया, उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमें बटन दे दिए बने। अब इन बटन का कोड क्या है, ये कोड पढ़, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा वहाँ पेस्ट करूँगा एंड गुड टू गो। सीडीएन लिंक लगा लेंगे, एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल कर लें, वो एक ही बात है। वो अभी एनपीएम वाला आपको दिखा दिया चाहे सीडीएन लिंक लगा, क्योंकि एनपीएम वाला हमने किया है इसलिए मैं सीडीएन पर गया। खैर इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें आ गई, मॉडल आ गया, लॉन्च डेमो मॉडल, ये भी काम की चीज़ है। इसी तरह बहुत सारे कंपोनेंट, नैव बार, ये आ गया, नैव बार बना बनाया इसका सारा कोड पड़ा है, क्या बात है। अब ये कोड कैसे है ये भी हम लोग समझते हैं कि कोड क्या है कोड क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं है, कि नैव ये चीज़ें नहीं है अभी हमारे लिए, ये भी हम लोग समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। आज हम लोगों ने यही प्रैक्टिकल में करके जाना है। गुट्टू को भाई ये तो काम बड़ा आसान हो गया, एच टी एम एल और सी एस एस को मिला के एक लाइब्रेरी हमें मिल गई बूटस्ट्रैप के नाम से स्टाइलिंग के लिए। फिर हो ये रहा था कि डेवलपर्स को चीज़ें करने के लिए ना दो चीज़ें करनी पड़ रही थी, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉरी लर्न करनी पड़ी थी चीज़ें। एक फ्रंट एंड के लिए एक बैक एंड के लिए, क्यों, क्योंकि बैक एंड में नोड जेएस मौजूद नहीं था, तो बैक एंड ब्राउजर के बाहर तो चल नहीं सकती थी एप्लीकेशन, जो बैक एंड होता है वो ब्राउजर के अंदर नहीं चलता, वो ब्राउजर से बाहर ही चलता। अब उनको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करनी पड़ रही थी, फिर नोड जेएस आया, नोड जेएस आने के बाद एक प्रॉब्लम ये थी कि भाई W3 एक मिनट, ये पेज लोड हो गया, लोड हो गया। सारा का सारा डाटा जो था ना वो सर्वर से रेंडर हो रहा, सर्वर से रेंडर होने का क्या मतलब है, अब वो हमें देखना। अभी हम लोगों ने देखा कि क्लाइंट से सर्वर डाटा जा सकता है, सर्वर से क्लाइंट डाटा आ सकता है। अब डाटा जो आ जा रहा है वो दो फॉर्मेट में आ जा सकता है, या जेसन फॉर्मेट में या एचटीएमएल फाइल। सर्वर से रेंडर हो रहा है तो मतलब है कि सर्वर हमें एचटीएमएल फाइल भेज रहा है, क्लाइंट साइड पर रेंडर हो रहा है इसका मतलब है कि सर्वर हमें जेसन फाइल भेज रहा है, उस जेसन फाइल को हमें ये हेडिंग में कन्वर्ट करना, कलर चेंज करना, ये वो एचटीएमएल सीएसएस में कन्वर्ट करना, ये हम लोग क्लाइंट साइड के रिसोर्सेज यानी कि इस लैपटॉप के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए चेंज कर।
जेसन टू एचटीएमएल जो कन्वर्ट करने में रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो क्लाइंट साइड के हो रहे हैं। जब क्लाइंट साइड के हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेटेंसी होगी। और यहाँ से फिर हम लोग उसको एचटीएमएल बना के उसको सर्व करें क्लाइंट के साथ। अब मैं एचटीएमएल होम से इंट्रोडक्शन पर जाऊंगा तो पूरी की पूरी वेबसाइट फिर से रीलोड होगी। जब वेबसाइट रीलोड होती है, पुराना डाटा जितना भी वेरिएबल में था वो सारा डिलीट हो जाता है। मतलब अगर मैंने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई और मैंने रिफ्रेश कर दी थी एप्लीकेशन, तो मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ रहा था। कार्ड का जो डाटा था वो भी डिलीट हो रहा था, वो डेटाबेस में तो सेव था तो वो आ रहा था एंड सो। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने डाटा को थोड़ा बहुत लोकली मैनेज किया कि डाटा स्टोर रहे, तो वो उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया। ठीक है, डाटा मैनेज भी हो गया, वेरी गुड कि लोकल हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कर दिए। रिएक्ट जेएस क्या कर रहा था कि डाटा को क्लाइंट साइड पर रेंडर कर। क्लाइंट साइड पर रेंडर करने का क्या मतलब है, अब ये हमें समझ आ गया। सर्वर जेसन फाइल सेंड करेगा, उस जेसन फाइल को एचटीएमएल में क्लाइंट साइड पर यानी कि यूजर के सिस्टम में कन्वर्ट करके उसको प्रेजेंट कर दिया जाए। एचटीएमएल फाइल में कन्वर्ट ही क्यों करना है भाई, ये भी एक क्वेश्चन है। एचटीएमएल अभी हमने पढ़ा कि एचटीएमएल क्या काम कर रहा है, एचटीएमएल सीएसएस वो हेडिंग बना रहा है, टेक्स्ट बना रहा है, चीज़ों को चेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि वो इस प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आ। लेकिन अगर हम लोग करें डमी जैसे, ये जेसन फॉर्मेट में डाटा जो टर्मिनल पे शो होता है, यहाँ पर मैंने अच्छा बाय डिफॉल्ट ऐसे शो नहीं होता, बाय डिफॉल्ट शो होता है रीसेट टू डिफॉल्ट, ये रीसेट बाय डिफॉल्ट ये शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ तो सी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है ऐसे, क्योंकि अभी हम लोग एपीएस के साथ काम करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है यहाँ पर अपने ब्राउज़र के अंदर जेसन व्यूअर के नाम से। जेसन व्यूअर उसको थोड़ा सा प्रिटिफाई करके ये चीज़ों को दिखा। तो अब कितनी वेबसाइट ऐसी हैं, या आप कितनी ऐसी वेबसाइट बनाना चाहोगे जिसकी आउटपुट ऐसी हो, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें HTML CSS में इसलिए कन्वर्ट करना है ताकि हम लोग यूजर को, जो हमारे वेबसाइट का यूजर है, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में डाटा देख सकें। जेसन फॉर्मेट में तो डाटा आ गया, डाटा आने का कोई मसला नहीं। HTML इसलिए बनानी पड़ रही है चाहे सर्वर पर चाहे क्लाइंट साइड पर, ताकि प्रेजेंटेबल फॉर्म में डाटा, ये डेटाबेस हमें डाटा इसी तरह रिटर्न करती है, ऑब्जेक्ट और आगे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी की प्रोडक्ट्स, आगे प्रोडक्ट्स की एरे। अब इस एरे के अंदर बहुत सारा डाटा है, तो अब ये हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आए। प्रेजेंटेबल फॉर्म का क्या मतलब है, प्रोडक्ट्स हैं तो कोई कार्ड बना होगा, जैसे दराज के ऊपर कोई कार्ड बने होते हैं एक प्रोडक्ट के, अमेजोन के ऊपर कार्ड बने हैं, उसका भी बना होना चाहिए, वरना तो कोई बंदा आगे कैसे खरीदेगा। कितने लोग आगे खरीदेंगे इस वेबसाइट से, कोई भी नहीं आगे खरीदे। तो ये तो हमें क्लियर हो रिएक्ट। अच्छा, अब रिएक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि रिएक्ट जीएस आई, जावास्क्रिप्ट आ गई, तो अब यूजर भी इंटरेक्ट कर सकता था। आप अपना डाटा अपलोड कर सकते थे मेरी वेबसाइट पर, यूट्यूब के ऊपर आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब किसी का प्लेटफॉर्म है, आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो, मैं अपनी वीडियो कर सकता हूँ, मैं आपकी वीडियो लाइक कर सकता हूँ, आपकी वीडियो पे कमेंट कर सकता हूँ। सेम यू कैन डू विद माई वीडियो। फिर हम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद एक कम्युनिटी का सेक्शन होता है, वहाँ पर वो पोल्स आ जाते हैं, वो उसको कर सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। अब डिफरेंट ऑप्शन तो है भाई, ठीक है। अब जब डाटा इस तरह एक जगह से दूसरी जगह से पहली जगह आने लगा, तो रिएक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिएक्ट क्या करता है कि जेसन फॉर्मेट में डाटा लेके आपको भी दिखाता हूँ। बेहतरीन हो गया। अब ये एक वेबसाइट है penadix.com, मैं इसके होम पेज पर जा रहा हूँ और मैंने राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स अच्छा, सेम मैंने इसके साथ काम किया, व्यू पेज सोर्स। अब पेनागिक्स वाले व्यू पेज सोर्स पर आया और मैंने कर दिया लाइन रैप ताकि वो ऊपर से नीचे नजर। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर डिजिटल एज, होम, अबाउट अस, ये इसके नीचे डिलीवरिंग एक्सेप्शनल टेक सॉल्यूशंस, ये भी आ गया। तो ये डाटा आने लग गया। क्यों आने लग गया? क्योंकि ये सर्वर साइड से रेंडर हो, सर्वर इसकी एचटीएमएल बना के भेज, और चूंकि ये रिएक्ट में बनी हुई है वेबसाइट, ये जब मैंने सनानी का अपना फाइनल हैकाथॉन दिया था, ये उसकी है। तो अगर मैं इसका लाइन रैप करता हूँ, यहाँ पर नहीं आ रहा, ये टेक्स्ट लिखा है मैंने हुरैरा रियल एस्टेट्स, ये टेक्स्ट लिखा जा रहा है, ये आ रहा है, होम आ रहा है, सेल्फ प्रॉपर्टीज आ रहा है, सॉरी वी हैव नो प्रॉपर्टीज है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये सब नहीं आ रहा। नहीं, जितनी चीज़ ज़रूरत, अब ये हमारे पेज पे शो हो रहा है ना इस वक्त, जितनी चीज़ की ज़रूरत थी वो शो हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसी पेज का जिसकी ज़रूरत थी मुझे उसका इंस्पेक्ट कर, सॉरी इसका पेज सोर्स देख लो। अच्छा, ये एक चीज़ जो आपने नोटिस कर, कि शुरू में ना एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर एक एनिमेशन लगी हुई है। अब वो एनिमेशन क्यों लगी हुई है? क्योंकि डाटा क्लाइंट साइड पर रेंडर हो रहा है। रिएक्ट का काम है वो क्लाइंट साइड पर रेंडर करेगा। सर्वर से जेसन आई, उसने उस जेसन फॉर्मेट को चेंज कर दिया, उस जेसन से एचटीएमएल बनाया। अब जेसन से एचटीएमएल बनते वक्त इस मशीन के रिसोर्स यूज हो रहे हैं, टाइम लगेगा। वो उस टाइम में मैंने आपको लोडिंग दिखा दी कि भाई लोडिंग हो रही। अब वो लोडिंग मैंने वो एक प्यारी सी एनिमेशन लगाई हुई थी, तो वो आम बंदे को अंदाजा नहीं। जो गूगल का बॉट है ना, जो एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि एचटीएमएल है। उनको ये चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई मैंने इस पेज में कितनी एनिमेशन लगाई हैं, कितनी प्यारी पिक्चर लगाई है, टेक्स्ट का साइज प्रॉपर है नहीं है। उसने इसको पढ़ा, उसने इस चीज़ को इंडेक्स करना, टेक की लैंग्वेज में बोलते हैं इंडेक्स करना। उसने देखना है कि अच्छा वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है, कितनी दफ़ा वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है। या मैंने अगर लिखा ना कि भाई मुझे टॉप 10 शूज़ चाहिए, तो गूगल का बॉट क्या करेगा, उसको इंडेक्स करेगा। जिस जिस वेबसाइट में जितनी जितनी दफ़ा ज़्यादा शूज़ आ जाए, वो मुझे वो वेबसाइट टॉपर ला दे। मतलब जिस वेबसाइट की जितनी अच्छी HTML रेंडर हो रही है सर्वर से, कि जितनी अच्छी एसईओ हुई है, जितनी अच्छे कीवर्ड्स डले हुए हैं, उतनी ऊपर वो वेबसाइट है। वो गूगल चेक कहाँ से करता है? गूगल ने कहीं से तो चेक करना है ना कि कहाँ पे वो कीवर्ड डले। नहीं नहीं, कीवर्ड के थ्रू होती है। मैं सब आपकी आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कीवर्ड के थ्रू होती है। अब कीवर्ड उसने कहाँ चेक करना? पेज में, कि इसकी वेबसाइट के अंदर कितने कीवर्ड। अब कीवर्ड हम लोग दो जगह ऐड करते हैं, एक HTML में इन मेटा टैग्स, ये जैसे मैंने दिया ना, ये मेरी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर हम लोग कीवर्ड ऐड करते हैं। और दूसरा कीवर्ड होते हैं हमारी इस पूरी वेबसाइट के। दो जगह कीवर्ड क्यों, एक जगह क्यों नहीं?
ये भी क्वेश्चन है कि सर दो जगह कीवर्ड क्यों, एक जगह क्यों? जो टॉप पर ऐड कर रहे हैं ना, वो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे के पूरे टूल को। जैसे मेटा में अगर हमने किया तो वो पूरे के पूरे दराज को रिप्रेजेंट कर, पूरे की पूरी नाइकी की वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर, पूरी की पूरी यूट्यूब को रिप्रेजेंट कर, और जो अंदर है वो हमारे कंटेंट को कर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो तरह से ऑप्टिमाइजेशन है। यूट्यूब वाले चाहते हैं कि भाई और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियो स्ट्रीम होती हैं, डेली मोशन है एंड सो ऑन। यूट्यूब वाले चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर है। तो यूट्यूब अपनी एज अ वेबसाइट ओनर अपनी एसईओ करेगा टॉप पर उन मेटा टैग से। मैं चाहता हूं कि जब यूट्यूब के अंदर कोई बंदा वीडियो सर्च कर रहा है तो मेरी वीडियो ऊपर है। अब चूंकि मैं जाके मेटा टैग चेंज नहीं कर सकता, मैं कंटेंट ऐड कर पा रहा, मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर पा रहा, तो मुझे उस कंटेंट के अंदर कीवर्ड ऐड कर। कीवर्ड एग्जांपल के तौर पे, कीवर्ड एग्जांपल के तौर पे जैसे ये हमने दी है डेवलपमेंट, ये कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं जिस बेस पर, प्रोसेस है ये वो एंड सो ऑन, वेब डेवलपमेंट ये वो टॉप पर आ जाएगा। ट्रिक क्या है? इसी तरह यूट्यूब की वीडियो पर, यूट्यूब की वीडियो में क्या है, दो तरह से यूट्यूब चाहता है, यूट्यूब एज ए कंपनी चाह रही है कि हमारी वेबसाइट टॉप पर। मैं चाह रहा हूँ यूट्यूब टॉप पर आए ना आए, मुझे उससे क्या कर सकता। जब तो बंदा यूट्यूब पर आ गया, वो वीडियो सर्च कर रहा है फॉर एग्जाम्पल टाइपस्क्रिप्ट की, तो फिर टाइपस्क्रिप्ट की वीडियो मेरी सबसे टॉप पर है। उसमें टाइपस्क्रिप्ट का कीवर्ड होगा, टाइपस्क्रिप्ट का कीवर्ड होगा, प्रोग्रामिंग का कीवर्ड होगा, फिर उस टॉपिक का कीवर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता कहता है फोर लूप, तो मैंने फोर लूप पढ़ाई है तो मुझे फोर लूप का कीवर्ड भी डाल। हाँ बिल्कुल, वो कट करके लगाए, बिल्कुल अलग बना दिया, लेकिन उसकी कोई एसईओ नहीं हुई क्योंकि विदाउट डिस्क्रिप्शन जा रहे हैं। वो इन फ्यूचर देखेंगे कभी अगर प्लान बना यूट्यूब को एज अ करियर लेके चलने का तो फिर वो देखते हैं, लेकिन अभी तक तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो अब हमें ये आइडिया होगा कि दो जगह कीवर्ड क्यों। अब रिएक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि क्लाइंट साइड रेंडर कर रहा है। जब चीज क्लाइंट साइड रेंडर हो रही है फिर प्रोडक्ट की एसईओ नहीं। प्रोडक्ट का मतलब है कि जो अंदर कंटेंट जा, फिर कंटेंट की एसईओ नहीं, क्योंकि कंटेंट आ रहा है जेसन फॉर्मेट। गूगल ने इंडेक्स करना है एचटीएमएल, जेसन को उससे कोई लेना नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर यूट्यूब या फेसबुक और इस तरह के प्लेटफॉर्म रिएक्ट को अडॉप्ट करने लग गए, मेरी वीडियो कैसे ऊपर आई? फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म आया नेक्स्ट जीएस, जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व की। वो कह रहा है कि भाई मैं क्लाइंट साइड भी सपोर्ट करूंगा, सर्वर साइड भी सपोर्ट करूंगा। जहां आपको लगता है क्लाइंट साइड चलानी है वहां क्लाइंट साइड चला लेना, जहां आपको लगता है सर्वर साइड चलानी है वहां सर्वर साइड चला। अब सर्वर साइड चलाने का मतलब है कि वो पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश नहीं कर, वो सिर्फ एचटीएमएल का उतना टुकड़ा लेके आ रहा है, उसको चेंज कर रहा सर्वर साइड। मेन काम वो भी रिएक्ट वाले कर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जेसन ला के चेंज करता था, ये एचटीएमएल ला के चेंज कर। कहीं कहीं जेसन को भी करेगा, कहीं कहीं क्लाइंट उसको भी करेगा। अब उन दोनों में वो क्यों करेगा, वो आगे जाके हम लोग रेंडरिंग थ्योरी में डिस्कस करेंगे।
मुकम्मल HTML, क्योंकि मुकम्मल HTML के साथ वेबसाइट नहीं चलती। वो कहीं कहीं जाके हमारी मजबूरी मान जाती है कि भाई आप क्लाइंट साइड पर आ जाए। वो क्यों मजबूरी बनती है वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मूव करेंगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जेएस तक कैसे पहुंचे, यहाँ तक क्लियर है। अब खोलो अपने लैपटॉप, फिर नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। अल्लाह कोड, क्या कह रहे हो? जी जी। नहीं नहीं, इसके लिए सब नोड जेएस और टाइपस्क्रिप्ट वगैरह चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए। 60 और न्यू फोल्डर,